8 मिनट का सच, जब एक पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री ने पूरे मुल्क को आईना दिखा दिया। दोस्तों, आज पाकिस्तान में एक ऐसी उथल पुथल मची है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान के एक प्रमुख राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित हुए भारत पर बने सिर्फ 8 मिनट के एक विशेष कार्यक्रम की व्यूअरशिप 90% तक पहुंच गई है। यह पाकिस्तान के 8 परेंग 2008 मिनट का एक पाकिस्तान परेंग पूर के आज तक मिसपुर कर देना चाहते हैं कि प्रसारण इतिहास में डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। प्रसारण के तुरंत बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं कुछ इस तरह की थीं। यह वो भारत नहीं है जिसे हम जानते थे। हमें पूरी तरह से धोखे में रखा गया था। हमें एहसास हुआ कि हम कितने अज्ञानी थे। प्रसारण के तुरंत बाद पाकिस्तानी दर्शकों की टिप्पणियों से इंटरनेट के मैसेज बोर्ड जाम हो गए। और भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस वीडियो का दुनिया भर की भाषाओं में अनुवाद किया गया और हर देश में इसे करोड़ों बार देखा जा रहा है। आखिर उन 8 मिनटों में ऐसा क्या था जिसने यह सब कर दिखाया? इस वीडियो को बनाने वाले पाकिस्तानी प्रोड्यूसर आमिर सिद्दीकी ने प्रसारण के बाद अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट लिखी। मैंने भारत की यात्रा एक गहरे पूर्वाग्रह के साथ शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे मेरा कैमरा घूमता गया मुझे खुद पर शर्म आने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? एक पाकिस्तानी की आंखों से देखा गया भारत का असली चेहरा। चलिए अब उस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो भारत की इन अद्भुत कहानियों को और भी लोगों तक पहुंचाने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। नमस्ते, मेरा नाम आमिर सिद्दीकी है और मैं कराची, पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर के तौर पर काम करता हूं। मैंने अपने 23 साल के करियर में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। यह तब की बात है जब भारत पर बनी मेरी 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री पूरे पाकिस्तान में प्रसारित हुई। आमतौर पर ऐसे शो के बाद सब कुछ शांत रहता है, लेकिन उस दिन हमारे चैनल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। पहले तो मुझे लगा कि ये सब विरोध करने वाली टिप्पणियां होंगी। मैंने भारत को सकारात्मक रूप से जो दिखाया था उसके लिए मैं तीखी आलोचना के लिए तैयार था, लेकिन जब मेरे एक जूनियर प्रोड्यूसर ने मुझे टिप्पणियों के स्क्रीनशॉट दिखाए तो वो मेरी कल्पना से बिल्कुल परे थे। दर्शक नाराज नहीं थे, बल्कि वे शुक्रिया और धन्यवाद कह रहे थे। वे लिख रहे थे कि उन्हें एहसास हुआ कि वे भारत के बारे में कितनी गलतफहमी में जी रहे थे। उस रात मैं घर नहीं जा सका। हमारे चैनल की वेबसाइट का सर्वर भारी ट्रैफिक के कारण क्रैश हो गया। हर मिनट सैकड़ों कमेंट्स आ रहे थे। जब मॉनिटर पर 90% व्यूअरशिप का आंकड़ा दिखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पाकिस्तान में 20 साल में पहली बार किसी डॉक्यूमेंट्री ने 80% का आंकड़ा पार किया था। लेकिन असली आश्चर्य तो इसके बाद हुआ। प्रसारण के 3 घंटे के भीतर वीडियो क्लिप्स ऑनलाइन वीडियो साइटों पर अपलोड हो गईं और देखते ही देखते 2 करोड़ व्यूज पार कर गईं। हमारे आधिकारिक चैनल पर अपलोड किया गया पूरा संस्करण एक ही दिन में 50 लाख व्यूज को पार कर गया। और तब कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विदेशों में बैठे दर्शकों ने स्वेच्छा से अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच और स्पेनिश में सबटाइटल बनाकर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। खासकर मध्य पूर्व और यूरोप में प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त थी। फ्रांस के एक प्रसिद्ध पत्रकार ने अपने ब्लॉग पर लिखा, एक पाकिस्तानी द्वारा बनाई गई भारत पर डॉक्यूमेंट्री देखकर मुझे अपने पूर्वाग्रहों पर शर्म आई। जर्मनी के एक सार्वजनिक प्रसारक ने मुझे यह कहते हुए संपर्क किया कि वे भी इसी तरह का एक विशेष कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे यादगार प्रतिक्रिया पाकिस्तान के भीतर से आई। एक 70 वर्षीय दर्शक ने वीडियो साइट पर टिप्पणी की, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भारत को नजरअंदाज करते हुए बिता दी, लेकिन इस प्रसारण को देखने के बाद मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। मैं शुक्रगुजार हूं कि इस उम्र में मुझे सच पता चला। अगले साल मैं भारत जरूर जाना चाहूंगा। कराची और लाहौर के बुक स्टोर्स में भारत से संबंधित किताबें हाथों हाथ बिक गईं। हिंदी सिखाने वाले संस्थानों ने विज्ञापन दिया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। ट्रैवल एजेंसियों के पास भारत के टूर पैकेज के लिए बुकिंग की बाढ़ आ गई। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वह थी अन्य चैनलों की प्रतिक्रिया। हमारे प्रतिस्पर्धी चैनलों ने 2 सप्ताह के भीतर इसी तरह के शो के प्रोमो चलाने शुरू कर दिए और एक अन्य चैनल ने तो भारत विशेष श्रृंखला ही शुरू कर दी।
मेरे बनाए सिर्फ 8 मिनट के वीडियो ने पाकिस्तान के पूरे प्रसारण उद्योग को बदल दिया था। लेकिन मैं जानता था यह सब कोई संयोग नहीं था। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं भी बाकी पाकिस्तानियों जैसा ही था, भारत के प्रति पूर्वाग्रहों से भरा हुआ और सच देखने को तैयार नहीं। मुझ में केवल एक ही बदलाव आया था। मैं वहां गया और मैंने अपनी आंखों से देखा। उस अनुभव ने मेरी जिंदगी बदल दी और अंततः पूरे पाकिस्तान को प्रभावित किया। सच कहूं तो जब मैंने इस डॉक्यूमेंट्री की योजना बनाई थी तो मेरा इरादा बिल्कुल अलग था। मैं भारत की असली और खराब सच्चाई को उजागर करना चाहता था। हाल के दिनों में पाकिस्तान में भारत की बढ़ती हुई सकारात्मक चर्चा मुझे पसंद नहीं आ रही थी। मुझे याद है जब मैंने अपने ऑफिस की मीटिंग में यह आइडिया पेश किया था, मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा था, मैं आपको भारत का असली चेहरा दिखाऊंगा। मीडिया द्वारा बनाई गई चमचमाती छवि नहीं, बल्कि उसकी असलियत। मेरे बॉस ने मुझे सावधान रहने की सलाह दी, लेकिन उनकी बातों ने मुझे और भी उकसा दिया। मैंने अपनी टीम में जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना जो कभी भारत नहीं गए थे। बहाना यह था कि वे बिना किसी पूर्व धारणा के निष्पक्ष रूप से देखेंगे, लेकिन असल में मैंने उन लोगों को इकट्ठा किया था जो मेरी तरह ही सोचते थे। कैमरा डायरेक्टर, लेखक, सब भारत के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। यात्रा से एक रात पहले मैं अपनी रिसर्च पर हंस रहा था। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि कहां जाना है और क्या शूट करना है। मुंबई की तंग गलियां, गंदे ढाबे, असभ्य लोग। मुझे यकीन था कि 8 मिनट के वीडियो में मैं अपना संदेश प्रभावी ढंग से दे पाऊंगा। जब हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो मैंने अपने कैमरा डायरेक्टर से कहा, इस दिखावे पर मत जाना। हवाई अड्डे तो साफ सुथरे होते ही हैं, यह सब विदेशियों को दिखाने के लिए है। मेरा मानना था कि असली तस्वीर तो शहर के अंदर जाकर ही दिखेगी। मुंबई शहर की ओर टैक्सी में जाते हुए भी मैं लगातार खामियां ढूंढ रहा था, लेकिन अजीब तरह से मुझे सिर्फ साफ सुथरी सड़कें और व्यवस्थित यातायात ही नजर आ रहा था। मैंने मन में सोचा, यह सब सिर्फ पर्यटन क्षेत्रों के आसपास ही होगा। उस रात होटल में मैं अगले दिन की शूटिंग की योजना बनाते हुए भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कल से जब हम असली गलियों में घूमेंगे तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, भारतीयों का असली चेहरा सामने आएगा। लेकिन अगली सुबह से ही मेरी योजनाएं गड़बड़ाने लगीं। जब मैं होटल में नाश्ते के लिए गया तो रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी ने मुझे एक विदेशी को देखकर धारा प्रवाह अंग्रेजी में मेनू समझाया, और यह सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि सभी कर्मचारी ऐसे ही थे। मैंने जानबूझकर एक जटिल अनुरोध किया, पोहा कम मसाले वाला बनाना और डोसा थोड़ा ज्यादा कुरकुरा। मुझे उम्मीद थी कि वे इस तरह की मांग पर नाराज होंगे, लेकिन स्टाफ ने मुस्कुराते हुए खुशी खुशी मेरा अनुरोध पूरा किया। जब मैंने कुछ खाना छोड़ दिया तो एक वेटर ने पूछा, सर क्या आपको पसंद नहीं आया, और मुझे दूसरे व्यंजन आजमाने का सुझाव दिया। शूटिंग शुरू करने के लिए जब हम शहर में निकले तो भी यही हुआ। जब भी हमने किसी से रास्ता पूछा तो हर कोई बड़ी विनम्रता से हमारी मदद करने लगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक युवा छात्र, एक व्यस्त दिखने वाला ऑफिस कर्मचारी, सब ने रुककर हमें रास्ता समझाया। एक व्यक्ति तो हमें हमारी मंजिल तक छोड़ने भी आया। मैं धीरे धीरे भ्रमित होने लगा था। यह वो तस्वीर नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे कैमरा डायरेक्टर और लेखक के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। यह हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा, किसी पुरानी तंग गली के ढाबे पर जाऊंगा तो कुछ जरूर मिलेगा। मुझे यकीन था कि वहां की स्वच्छता खराब होगी, मालिक असभ्य होगा या वे हमसे ज्यादा पैसे वसूलेंगे। लेकिन मेरी यह उम्मीद भी टूट गई। बाहर से पुराना दिखने वाला ढाबा अंदर से साफ था, मालिक मिलनसार था और कीमतें वाजिब थीं। सच कहूं तो मुझे वह कराची से भी सस्ता लगा। उस शाम होटल लौटकर मैंने दिन भर की सारी फुटेज डिलीट कर दी। मैं इस तरह की सामग्री लेकर चैनल वापस नहीं जा सकता था। यह मेरे प्रोजेक्ट के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत थी। बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक और तरीका आया। मैंने सीधे सड़क पर लोगों से इंटरव्यू करने का फैसला किया। मुझे यकीन था कि अगर मैं कराची के लोगों से भारत के बारे में पूछूंगा तो मुझे नकारात्मक जवाब जरूर मिलेंगे। पाकिस्तान लौटकर मैंने कराची के एक व्यस्त बाजार में स्ट्रीट इंटरव्यू शुरू किए। योजना यह थी कि हम भारतीय स्ट्रीट फूड लोगों को चखाएंगे और उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वे कहेंगे कि यह स्वादिष्ट नहीं है। मैंने वड़ा पाव, पानी पूरी और इडली सांभर तैयार किया था।
मुझे लगा कि ये चीजें पाकिस्तानियों के स्वाद के अनुकूल नहीं होंगी, खासकर इडली सांभर का स्वाद। पहला व्यक्ति एक 30 वर्षीय ऑफिस कर्मचारी था। वह लंच ब्रेक में जल्दी में लग रहा था, लेकिन हमारे रोकने पर रुक गया। जब हमने बताया कि यह भारतीय खाना है तो उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मैंने सोचा, हाँ, इसे पसंद नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उसने वड़ा पाव का एक निवाला लिया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने पूछा, क्या यह सच में भारतीय खाना है? यह तो हमारे यहाँ के किसी भी स्ट्रीट फूड से बेहतर है। क्या मैं बाकी का खा सकता हूं? मैं हक्का बक्का रह गया और कहा, जी जरूर, आप पूरा खाइए। दूसरी एक 50 वर्षीय गृहिणी थीं। हमने उन्हें पानी पूरी दी। उन्होंने एक पूरी खाई और आश्चर्य से बोली, यह क्या चीज है? यह तो खट्टा, मीठा, मसालेदार, बहुत स्वादिष्ट है। यह कहाँ मिलता है? तीसरे एक यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा थे। इडली सांभर देखकर वे पहले तो झिझके, लेकिन हमारे कहने पर लड़की ने हिम्मत करके एक टुकड़ा खाया। फिर वह अपने दोस्त की ओर मुड़ी और चिल्लाई, यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। लड़के ने भी चखा और सिर हिलाया। उन्होंने बची हुई सारी इडली सांभर खत्म कर दी और कहा कि अगर वे भारत गए तो यह जरूर खाएंगे। हम इंटरव्यू करते रहे, लेकिन एक भी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। हर कोई हैरान था कि यह उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। जल्द ही वहां से गुजर रहे लोग हमें देखकर लाइन लगाने लगे कि वे भी चखना चाहते हैं। मैं उलझन में पड़ गया। यह वो सीन नहीं था जो मैं चाहता था। मैंने कैमरा डायरेक्टर से शूटिंग रोकने को कहा, लेकिन तब तक हमारे चारों ओर भीड़ जमा हो चुकी थी। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग सज्जन हमारे पास आए। उन्होंने बिना किसी झिझक के एक वड़ा पाव और खरी बात कर रहे हैं 4 की उठाया, धीरे धीरे चखा और फिर सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, जवानी में मैं भारत को हमेशा नफरत से देखता था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना अज्ञानी था। सिर्फ एक खाने की चीज से पता चलता है कि भारत ने कितनी तरक्की की है। उनकी बातों से आसपास के लोग भी सहमत हुए। उन्होंने कहा कि वे भी भारत के बारे में गलतफहमी में थे। उसी पल मुझे एहसास हुआ, पूर्वाग्रह भारत में नहीं बल्कि मेरे अंदर था। मैं जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था वह कितना गलत था, यह मुझे गहराई से महसूस हुआ। लेकिन शूटिंग शुरू हो चुकी थी और बजट खर्च हो चुका था। मुझे चैनल के लिए कुछ तो लेकर जाना ही था। मैंने एक और तरीका आजमाने का फैसला किया। मैं भारतीय उत्पादों को पाकिस्तानी बताकर उनका परीक्षण करूंगा। मुझे लगा कि तब तो लोग निश्चित रूप से पाकिस्तानी उत्पादों को बेहतर बताएंगे। यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। अगली शूटिंग एक ब्लाइंड टेस्ट की थी। हमने भारतीय और पाकिस्तानी सौंदर्य प्रसाधनों को बिना ब्रांड के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दिया। मुझे पूरा यकीन था कि लोग पाकिस्तानी उत्पाद को पसंद करेंगे। हमने एक स्किन केयर सेट तैयार किया, एक प्रसिद्ध भारतीय ब्रांड और एक लग्जरी पाकिस्तानी ब्रांड। पहली प्रतिभागी एक 40 वर्षीय महिला थीं। उन्होंने दोनों उत्पादों का इस्तेमाल किया और सोच में पड़ गईं। फिर उन्होंने भारतीय उत्पाद की ओर इशारा करते हुए कहा, यह ज्यादा नमी वाला है और त्वचा में आसानी से समा जाता है। मैंने मन ही मन सोचा, चलो। इसने पाकिस्तानी उत्पाद को चुना, लेकिन मैं पूरी तरह गलत था। उसने भारतीय उत्पाद को चुना था। जब हमने ब्रांड का नाम बताया तो वह हैरान रह गई। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि भारतीय उत्पाद इतने अच्छे होते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, परिणाम वही रहा। 9 में से 8 लोगों ने भारतीय उत्पाद को चुना। हर बार जब हम ब्रांड का नाम बताते तो लोग हैरान हो जाते। मुझे लगा कि शायद यह सिर्फ सौंदर्य प्रसाधनों के साथ है, इसलिए मैंने अन्य उत्पाद भी तैयार किए। हमने हैदराबादी बिरयानी भारत और सिंधी बिरयानी पाकिस्तान का भी परीक्षण किया। लोगों ने हैदराबादी बिरयानी को ज्यादा स्वादिष्ट बताया। एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने कहा, मैंने जीवन भर सिंधी बिरयानी खाई है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कुएं का मेढक था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था डिजाइन का मूल्यांकन। लोगों ने कहा कि भारतीय उत्पादों की पैकेजिंग ज्यादा आधुनिक और आकर्षक है। एक डिजाइन के छात्र ने विश्लेषण किया, भारतीय उत्पादों में एक वैश्विक अपील है, जबकि पाकिस्तानी उत्पाद पारंपरिक तो हैं पर थोड़े पुराने लगते हैं। यह सब सुनकर मेरे दिल को चोट लगी। क्या मेरा यह विश्वास कि पाकिस्तान हर चीज में सबसे अच्छा है सिर्फ एक भ्रम था? शूटिंग खत्म करके लौटते समय कैमरा डायरेक्टर ने पूछा, आमिर साहब, अब आप इसे एडिट कैसे करेंगे? परिणाम तो हमारी योजना के बिल्कुल विपरीत हैं। मैं भी उलझन में था, लेकिन साथ ही मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था, अगर यही सच है तो क्या इसे छिपाना सही है?
एक पत्रकार के रूप में मेरा जमीर जागने लगा था। उस रात मैं सो नहीं सका। मैंने शूट की गई सारी फुटेज फिर से देखी। हर एक सीन मेरे पूर्वाग्रह को तोड़ रहा था। बहुत सोचने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा। मैं एक आखिरी कोशिश करूंगा। मैं उन लोगों का इंटरव्यू करूंगा जो सच में भारत होकर आए हैं। हम फिर से कराची की सड़कों पर निकले। इस बार हमने सिर्फ उन लोगों को चुना जिन्हें भारत यात्रा का अनुभव था। मुझे उम्मीद थी कि उनके वास्तविक अनुभवों में कुछ नकारात्मक बातें जरूर होंगी। पहले एक 30 वर्षीय कामकाजी महिला मिलीं। वह पिछले साल दोस्तों के साथ दिल्ली और आगरा गई थीं। उन्होंने कहा, जाने से पहले मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहां जाकर सब कुछ बदल गया। शहर साफ थे, लोग दयालु थे और खाना उम्मीद से कहीं बेहतर था। दूसरे एक 50 वर्षीय दंपत्ति थे। उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह पर भारत की यात्रा की थी। पति ने बताया कि वह अपनी पत्नी के कहने पर बेमन से गए थे, लेकिन वहां जाकर उन्हें भारत ज्यादा पसंद आया। वे भारतीयों की मेहमान नवाजी से बहुत प्रभावित हुए। तीसरे कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र थे जिन्होंने बैकपैकिंग यात्रा की थी। उन्होंने कहा, भारत कितना विकसित देश है, यह देखकर हम हैरान रह गए। परिवहन प्रणाली, वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर, भुगतान प्रणाली, सब कुछ पाकिस्तान से बेहतर और सुविधाजनक था। एक छात्र ने कहा, मुझे लगता है कि भारत अब एशिया में सर्वश्रेष्ठ है। इंटरव्यू करते करते मैंने एक पैटर्न देखा। जो लोग कभी भारत नहीं गए थे वे नकारात्मक थे, लेकिन जो होकर आए थे वे सभी सकारात्मक थे। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इसका विश्लेषण करते हुए कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के बारे में एक विकृत तस्वीर पेश की है जिसने लोगों में गलत धारणाएं पैदा की हैं। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। मैं भी तो यही करने की कोशिश कर रहा था, सच को छिपाकर पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना। उस दिन शूटिंग खत्म करके मैं होटल लौटा और घंटों सोचता रहा, क्या मुझे यह सारी फुटेज डिलीट कर देनी चाहिए या सच को वैसे ही दिखाना चाहिए। बहुत संघर्ष के बाद मैंने फैसला किया, मैं सच दिखाऊंगा। मैं स्वीकार करूंगा कि मेरा पूर्वाग्रह गलत था और जो जैसा है वैसा ही प्रसारित करूंगा। जब मैं चैनल वापस आकर एडिटिंग रूम में घुसा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपने एडिटर से कहा, जैसा शूट किया है वैसा ही एडिट करो। वह हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन सर, इससे आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सच मेरी नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर एक और दुविधा सामने आई, क्या दर्शक इसे समझ पाएंगे? क्या मुझे यह ईमानदारी से नहीं बताना चाहिए कि मेरा इरादा शुरू में गलत था? मैंने एक बड़ा फैसला किया। मैंने वीडियो की शुरुआत में अपना कबूलनामा डालने का फैसला किया। जब मैंने अपने बॉस को यह बताया तो मुझे लगा कि वह मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने शांति से पूरा वीडियो देखा और सिर हिलाया। उन्होंने कहा, यह एक अच्छा फैसला है आमिर, सच दिखाना ही एक पत्रकार का कर्तव्य है। लेकिन बोर्ड मीटिंग में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे दर्शक भड़क जाएंगे। अंत में वोटिंग के बाद प्रसारण का फैसला हुआ, लेकिन एक शर्त पर, वीडियो 8 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा। मैंने एडिटिंग रूम में रातें गुजार दी। दर्जनों घंटों की फुटेज को 8 मिनट में समेटना एक बहुत मुश्किल काम था। मैंने शुरुआत में 1 मिनट का अपना कबूलनामा रखा, जिसमें मैंने कांपती हुई आवाज में अपनी गलती स्वीकार की। जब फाइनल कट तैयार हुआ और हमने उसे प्रीव्यू रूम में देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा पूर्वाग्रह और मेरी गलती साफ नजर आ रही थी। वहां मौजूद सभी लोग चुपचाप देखते रहे। प्रसारण की रात मैं सो नहीं सका। डर भी लग रहा था और एक सुकून भी था कि मैंने सच को नहीं छिपाया। प्रसारण के दिन मैं चैनल पर लाइव प्रतिक्रिया देख रहा था। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन जैसे ही मेरा कबूलनामा और इंटरव्यू चलने लगे, माहौल बदलने लगा। ऑनलाइन मैसेज बोर्ड पर टिप्पणियां आने लगीं और आश्चर्यजनक रूप से उनमें से ज्यादातर सकारात्मक थीं। एक साहसी रिपोर्ट, सच बताने के लिए धन्यवाद। मेरी ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया था। बेशक कुछ नकारात्मक टिप्पणियां भी थीं, जैसे गद्दार या भारत से बिका हुआ, लेकिन वे अन्य दर्शकों की सकारात्मक टिप्पणियों में दब गईं। अगले दिन चैनल पर हंगामा मच गया। फोन बजने बंद नहीं हो रहे थे। ईमेल की बाढ़ आ गई थी और व्यूअरशिप 90% थी। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड। वीडियो वायरल हो गया और जैसा कि मैंने बताया, इसने पूरे समाज में एक हलचल पैदा कर दी। विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं आने लगीं। जापान, यूरोप, अमेरिका, मध्य पूर्व 2000।
हर जगह से लोग लिख रहे थे कि कैसे इस वीडियो ने उन्हें अपने पड़ोसी देशों के प्रति अपने पूर्वाग्रहों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। 6 महीने बाद मुझे भारत में एक मीडिया इवेंट में आमंत्रित किया गया। वहां दुनिया भर के प्रोड्यूसर आए थे। उन्होंने बताया कि कैसे मेरे वीडियो ने उन्हें प्रेरित किया। एक जर्मन शिक्षक ने कहा कि उन्होंने अपने छात्रों को मेरा वीडियो दिखाया, जिसके बाद बच्चों ने पूर्वाग्रह पर बहस शुरू कर दी। उस दिन मैंने महसूस किया मैंने सिर्फ सच बताया था और दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी। मेरी एक छोटी सी हिम्मत ने इतनी बड़ी लहर पैदा कर दी थी। आप सब भी कृपया याद रखें, बिना देखे किसी का फैसला न करें। मीडिया द्वारा बनाई गई छवि पर आंख बंद करके विश्वास न करें। हिम्मत करें और खुद सच की तलाश करें। यही पूर्वाग्रह मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में पहला कदम है। इस समाचार पर पाकिस्तानी लोगों की प्रतिक्रियाएं। कराची से एक यूजर, अब तक मीडिया के प्रभाव के कारण भारत के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं थी, लेकिन यह 8 मिनट का वीडियो देखकर मुझे अपनी अज्ञानता पर शर्म आ रही है। सच जानने के लिए हिम्मत चाहिए और आमिर साहब के कबूलनामे ने मेरे सारे पूर्वाग्रह तोड़ दिए। लाहौर की एक महिला, मैंने सुना था कि भारत में मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वीडियो में कर्मचारियों की मुस्कान और विनम्र व्यवहार देखकर लगा कि यह दिखावा नहीं बल्कि दिल से है। यह अतिथि देवो भव की भावना हमें पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। इस्लामाबाद का एक इंजीनियर, यह देखकर हैरानी हुई कि मुंबई की तंग गलियां भी कितनी साफ सुथरी हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह सब आठीमा, साजानो, स्टेज्ड है, लेकिन ऐसी व्यवस्था और सफाई रातों रात नहीं बनती। यह हर नागरिक की उच्च जागरूकता का परिणाम है और मैं इसका सम्मान करता हूं। एक छात्र, मैं एक यूनिवर्सिटी का छात्र हूं और हमारी पीढ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की असली तस्वीर को थोड़ा बहुत जानती है। यह कार्यक्रम इतना बड़ा हिट इसलिए हुआ क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी अपने दिलों में सच जानना चाहते थे। अब समय आ गया है कि हम सरहदों के पार अच्छी चीजों की सराहना करें और एक नया रिश्ता बनाएं। पेशावर के एक व्यापारी ब्रांड नामों को छिपाकर किए गए परीक्षण के परिणाम देखकर मुझे मानना ही पड़ा। भारतीय उत्पाद दुनिया भर में सिर्फ छवि के कारण नहीं बल्कि अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के कारण पसंद किए जाते हैं। हमें भी सिर्फ देशभक्ति की बातें करने के बजाय भारत की तरह हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देने वाले उत्पाद बनाने चाहिए। एक 70 वर्षीय रिटायर्ड फौजी, मेरे लिए भारत हमेशा एक जटिल भावना का विषय रहा है, लेकिन यह प्रसारण देखकर कि आज के भारतीय कितने दयालु हैं और उन्होंने कितना अद्भुत समाज बनाया है, मेरा दिल भर आया। नफरत को जारी रखने से बेहतर है कि हम एक दूसरे की सच्चाई को देखें और सम्मान के साथ भविष्य बनाएं। एक पत्रकार, आमिर सिद्दीकी के पत्रकारिता के प्रति समर्पण को सलाम। अपनी गलती मानना और पूर्वाग्रह को त्याग कर सच को रिपोर्ट करना आज के समाज में बहुत मुश्किल है। उनके साहसी कदम ने हम दर्शकों की आंखें खोल दी हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे और कार्यक्रम बने। एक गृहिणी, मैंने कभी भारत की यात्रा नहीं की, लेकिन इन 8 मिनटों में भारत के प्रति मेरा नजरिया 180 डिग्री बदल गया। पहले एक डरावने देश की छवि थी, लेकिन वीडियो में भारत गर्मजोशी और व्यवस्था से भरा हुआ था। इस कार्यक्रम ने मुझे अपनी आंखों से चीजों को देखने का महत्व सिखाया। एक युवा ब्लॉगर, मेरे कई दोस्तों ने यह शो देखने के बाद भारत यात्रा की योजना बनानी शुरू कर दी है। यह आश्चर्यजनक है कि सिर्फ 8 मिनट का एक वीडियो इतने सारे लोगों के कार्यों और विचारों को बदल सकता है। सच की ताकत किसी भी प्रोपेगेंडा से ज्यादा शक्तिशाली होती न बड़ा है। एक प्रोफेसर, अब समय आ गया है कि हम भारत की सिर्फ आलोचना करने के बजाय यह सोचें कि वह इतना विकसित और परिपक्व समाज कैसे बन पाया। शिक्षा, शिष्टाचार, पर्यावरण संरक्षण, ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो हम भारत से सीख सकते हैं। विनम्रता के साथ पड़ोसी देश की खूबियों को अपनाना ही पाकिस्तान के विकास को आगे बढ़ाएगा।